आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का है। निहारिका परिकल्पना 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो सूर्य की युवावस्था से संबंध है। ये परिकल्पना कहती है सूर्य के चारों ओर गैस, धूल और अनेकों चट्टानी पदार्थों के बादल घूम रहे थे और उन पदार्थों के इकट्ठा होने से ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। दूसरा आरंभिक सिद्धांत है भ्रमणशील तारा तथा सूर्य। 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इनका मानना था कि सूर्य के नज़दीक से एक तारा गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। अगला सिद्धांत है द्वैतारक सिद्धांत। कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। संशोधित निहारिका परिकल्पना 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो शिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों की बनी थी। निहारिका का मतलब होता है गैस और धूल से भरे हुए बादल। तो इस परिकल्पना के अंतर्गत बताया गया कि सूर्य के चारों तरफ हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बनी हुई एक निहारिका चक्कर काट रही थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। इसके बाद अभिवृद्धि यानी कि एक साथ उन पदार्थों में वृद्धि होती गई, परत दर परत। ये चित्र में आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। अर्थात ये सिद्धांत बताता है कि आज के समय में भी ब्रह्मांड फैल रहा है, विस्तृत हो रहा है। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाएं, जिनको हम गैलेक्सीज बोलते हैं, एक दूसरे से दूर हो रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को अभी तक सिद्ध नहीं
कर पाए हैं। यानी कि इस लाइन का अर्थ ये है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर तो जा रही हैं, लेकिन आकाशगंगाएं खुद में वो विस्तृत नहीं हो रही, इसके अभी तक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का जो विस्तार था वो निम्न अवस्थाओं में हुआ। आप चित्र को ध्यान से देखते रहें। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु जिनको बोला गया, उनके रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। ये सिद्धांत कहता है कि आरंभ में जिससे ये पूरा जो ब्रह्मांड बना है वो एक गोले के रूप में था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। बहुत ज्यादा तापमान था उस गोले का। बिग बैंग की इस प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस विस्फोट से वृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। ये चित्र को आप देखेंगे किस प्रकार आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई, जिनको हम आज चट्टानों के रूप में जानते हैं। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पअंश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का विस्तार हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन लगभग 4226 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और इससे जो ब्रह्मांड है वो पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। आपने पिछले पेज के ऊपर देखा कि किस प्रकार आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं। एक और संकल्पना आई जिसको स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से जाना गया। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। ये जो सिद्धांत है ये कुछ अलग बात कह रहा है। ये सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड पहले जैसा था और आज भी यूं का यूं है, इसमें कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा। ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर में है। यानी कि जितने भी हमने पीछे सिद्धांत पढ़े हैं उनमें जो बिग बैंग सिद्धांत है उसी को वैज्ञानिक ज़्यादा महत्व देते हैं। इन सभी सिद्धांतों के अध्ययन से हमें क्या समझ में आया कि मानव इस पृथ्वी के ऊपर एक छोटा सा प्राणी है और हमारी पृथ्वी आकाशगंगा में एक छोटा सा ग्रह है और उसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाओं के बीच हमारी एक आकाशगंगा है। अब हम पढ़ेंगे तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, सिद्धांत बताते हैं, उस समय में ऊर्जा और पदार्थ इनका वितरण हर जगह एक समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन यानी कि संग्रहण से होती है, जिसको हम निहारिका नेबुला के नाम से जानते हैं। क्रमशः इसी बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये आप चित्र को देखें, जो निहारिका थी, धूल गैस के जो बादल थे वो घूमते रहे और उनमें कहीं कहीं पर गैस के झुंड विकसित होते चले गए।
ये झुंड बढ़ते बढ़ते गैसीय पिंड बने, जिनको हम तारों के नाम से जानते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है, इसका हम अध्ययन आगे करेंगे। प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का नहीं, दूरी का मापक है। वैसे हम वर्ष को एक समय के रूप में लेते हैं कि 1 वर्ष 2 वर्ष का समय हो गया। यहाँ पर प्रकाश वर्ष जो शब्द है वो ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच में, 2 ग्रहों के बीच में, या तारों या ग्रहों के बीच में दूरी का मापक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कि सूर्य से जो प्रकाश, जो किरणें आती हैं, उनकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। एक साल में जो सूर्य की किरणें हैं, जो प्रकाश है, वो जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसको निकालने के लिए एक वर्ष में कुल सेकंड को 3 लाख से गुणा किया जाएगा। एक वर्ष में जितने सेकंड निकल के आएंगे उनको 3 लाख से जब हम गुणा करेंगे तो वो जो किलोमीटर निकल के आएगा वो दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे एक वर्ष, उसमें 365 दिन, उसको फिर 24 घंटे से गुणा करें, फिर उसको 60 मिनट से, और फिर 60 सेकंड से। तो इस प्रकार से जब हम गणना करेंगे तो एक वर्ष में 3,15,36,000 सेकंड निकल के आएंगे। और जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लाख से, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो लगभग 10 खरब किलोमीटर प्रति वर्ष निकलेगा। तो हम कह सकते हैं लगभग 10 खरब किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 प्रकाश वर्ष के बराबर है। इसको हम आगे चित्र के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लो पृथ्वी से कोई पिंड या कोई ग्रह वो 1 प्रकाश वर्ष दूर है, तो उसको अगर हम किलोमीटर में बताएंगे तो वो 10 खरब किलोमीटर दूर होता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा वायुयान हो जिसकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की हो, तो वो उस पिंड के ऊपर, उस ग्रह के ऊपर 1 वर्ष में पहुंचेगा। ये पूरी जो परिभाषा है वो प्रकाश वर्ष की है। आशा है आप प्रकाश वर्ष को समझ गए होंगे। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। इस प्रकार प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 मिनट है। हमारे जो ग्रह पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी को अगर हम प्रकाश की गति से तय करें तो हम 8.311 मिनट, यानी कि लगभग 8 मिनट में सूर्य के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इन गैसीय बादलों के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आप एक बाल्टी लें और उसमें पानी डाल दें और फिर उसमें कुछ रेत, मिट्टी, कंकर, पत्थर डाल दें और उस पानी को आप घुमाएं। पानी को घुमाएंगे तो आपको उस बाल्टी के नीचे तली में देखने को मिलेगा कि जो भारी पदार्थ हैं वो केंद्र में इकट्ठे हो गए और उनके चारों ओर हल्के पदार्थ इकट्ठे होते चले गए। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर पानी को डाला। पानी को डालने के बाद उस बर्तन के अंदर
हम कुछ कंकर पत्थर और मिट्टी डाल देते हैं। अब हम उसको घुमाते हैं। जब ये पानी घूमेगा तो धीरे धीरे करके जो सभी चट्टानी पदार्थ हैं, सभी कंकर पत्थर हैं, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। अब हम इस प्रयोग को दूसरे एंगल से देखेंगे। उसी तरह से हमने पानी को घुमाया और अब देखते हैं कि किस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। तो ये धीरे धीरे करके सभी कंकर एक जगह इकट्ठे हो गए और इसने एक गैलेक्सी, एक आकाश गंगा का आकार ले लिया। तो इसी प्रकार जब ग्रहों का निर्माण हुआ तो उनमें भी घूर्णन के कारण जो भारी पदार्थ थे वो क्रोड के रूप में ग्रहों के बीच में सेंटर में आ गए और हल्के पदार्थ उनके चारों ओर परत के रूप में जमते चले गए। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में उस क्रोड के चारों ओर बनता चला गया। ये छोटे गोले संसर्जन प्रक्रिया यानी कि अणुओं में पारस्परिक आकर्षण की जो प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की प्रक्रिया द्वारा यानी कि आपस में टक्कर की प्रक्रिया के द्वारा जो बड़े पिंड थे वो बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित यानी कि साथ साथ परत दर परत बढ़ते चले गए और छोटे से बड़े पिंड ग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे अपने सौर मंडल के बारे में। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में सूर्य एक तारा है और उसके अलावा 8 प्रमुख ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में इनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बुध ग्रह है, दूसरे नंबर पे शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, और नेपच्यून। ये 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक जो अगस्त 2006 में हुई उसमें यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 और प्लूटो, इनको बोने ग्रह माना जाएगा। इन ग्रहों के बीच में कुछ क्षुद्र ग्रहों की पट्टी भी है। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, यानी कि जो सौर मंडल में जितने भी जो ग्रह हैं वो निहारिका यानी कि नेबुला, वो जो पीछे हमने पढ़ा था गैस और धूल के बादल जो थे उसको निहारिका बोला गया, उनसे ही पूरे सौर मंडल के अलग अलग जो ग्रह हैं इनका निर्माण हुआ है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्षों पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, इनको हम ग्रहों के टुकड़े भी बोल सकते हैं, जिनको एस्टेरॉइड कहा जाता है, धूमकेतु एवं पर्याप्त मात्रा में धूलिकण व गैस हैं।
ग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा अपने अक्ष के ऊपर भी घूमते हैं। तारों की तरह ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता और ये अपारदर्शी होते हैं और सूर्य के प्रकाश को ये केवल परावर्तित करते हैं। भीतरी ग्रह, इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल, इनको भीतरी ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य व शुक्र ग्रहों की पट्टी, ये जो व्हाइट कलर की आप एक पट्टी देख रहे हैं मंगल ग्रह के आगे, उस पट्टी और सूर्य इनके बीच में स्थित 4 ग्रह हैं, इनको भीतरी ग्रह कहा जाता है। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। बाहरी ग्रह, अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या जोविन ग्रह भी कहलाते हैं। जोविन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन इनका वायुमंडल है, यानी कि इनका जो वायुमंडल है वो बहुत सघन है। पार्थिव व जोविन ग्रहों में अंतर निम्न परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सकता है। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैस संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। जोविन ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर है, इस कारण से उनके चारों ओर गैस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। सौर पवनें सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूल कण उड़ा ले गई। सौर पवनें इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोविन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई, क्योंकि उनकी दूरी सूर्य से बहुत ज़्यादा थी। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैसें इन पर रुकी नहीं रह सकी। अब हम अलग अलग प्रकार के जो ग्रह हैं उनकी और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं इस तालिका के द्वारा। जैसे इसमें हर एक ग्रह का व्यास, उसकी घूर्णन अवधि, धरातलीय तापमान, परिक्रमण, उपग्रहों की संख्या, सूर्य से उसकी दूरी और उसका घनत्व बताया गया है। इस तालिका को बच्चों आप अपनी कॉपी में उतारना ना भूलें। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डंबल की तरह, डंबल होता है जो बीच में से पतला और किनारों से मोटा होता है, उस प्रकार की आकृति में परिवर्तित हुआ और बाद में वो बीच से टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। यद्यपि वर्तमान समय में वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे बिग स्प्लिट कहा गया है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के अक्ष में घूमने लगा और आज का चंद्रमा बना। यह घटनाएं या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्षों पहले हुई मानी गई है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है।
आकाश में चंद्रमा सूर्य के बराबर नजर आता है, जबकि सूर्य चंद्रमा से बड़ा है। चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना नजदीक होने के कारण सूर्य के समान प्रतीत होता है। पृथ्वी का उद्गम। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है, यानी कि पृथ्वी के जो सेंटर में जो क्रोड है वहाँ पर चट्टानों का घनत्व सबसे ज़्यादा है, और उससे बाहर की तरफ हम जाते जाएंगे तो उनका घनत्व कम होता जाता है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं, और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सथल मंडल का विकास कैसे हुआ। उल्काओं के अध्ययन से पता चला है कि ग्रह तथा दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। बहुत से ग्रहणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी क्रम के अनुसार हुई। गुरुत्व बल के कारण पदार्थों के सहंत होने से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने और गलने लगा, यानी कि जो पृथ्वी के जो पदार्थ थे वो ज़्यादा तापमान होने के कारण पिघलने लगे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग होना शुरू हो गए, और इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान एक बड़े टकराव के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपटी, परावार जिसको मेंटल बोलते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये पृथ्वी की अलग अलग परतें हैं जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल और पृथ्वी के ऊपर जलमंडल का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ, यानी कि पृथ्वी बहुत गर्म थी, इसके चारों तरफ बहुत सारी गैसें थी जो सौर पवनों के कारण पृथ्वी से दूर चली गई। ऐसा पृथ्वी के साथ साथ सभी पार्थिव ग्रहों के साथ हुआ, अर्थात आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिए गए या बिल्कुल समाप्त हो गए। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर की ओर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का विकास हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगे।
पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिसे महासागर बने और पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्षों के अंतर्गत इन महासागरों का निर्माण हुआ। इससे पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ वर्ष पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी के ऊपर जीवन का विकास आरंभ हुआ। तीसरी अवस्था में लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की ही देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पहले पूर्ण रूप से भर गई। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव यानी कि कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाए जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, की संरचना से मिलती है। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन का सार निम्न भूवैज्ञानिक काल मापकरण में दर्शाया गया है। इसको आप स्टेप वाइज देख सकते हैं कि किस प्रकार शुरुआत में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेके फिर सूर्य की उत्पत्ति, महाद्वीप महासागरों का निर्माण और इस प्रकार से समय के साथ साथ किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन आया। ये अलग अलग युग बताए गए हैं कि किस युग में किस प्रकार के जीव इस पृथ्वी के ऊपर आते रहे और वो लुप्त भी होते रहे। आज का मानव लगभग 10,000 वर्ष पहले आया माना गया है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर के जो मुख्य क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनका चित्र सहित वर्णन करो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत किसे कहा जाता है। तारों का निर्माण कैसे हुआ। प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है, उसकी गणना कैसे की जाती है। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। सौर मंडल क्या है, ये चित्र सहित सौर मंडल का वर्णन कीजिए। किस प्रकार से चंद्रमा का निर्माण हुआ। पृथ्वी का उद्गम किस प्रकार से हुआ। सतल मंडल का विकास, वायुमंडल और जलमंडल का विकास कैसे हुआ। जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर किस प्रकार से हुई। और इस प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।